क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। ऐसे ही जब हम आचर्षी के पास सन 92-93 की बात ब्रह्मचारी अवस्था में थे, उस समय अब 1-2 साल ही हुआ था संघ में आते। अब उस समय ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं, तो आचर्षी के पास हम लोग बड़े अच्छे घुल मिल करके बैठ जाते थे। तो गर्मी का समय था, कुंडलपुर की बात है, और गर्मी का समय था। गर्मी के समय एक दिन आचर्षी ऐसी चर्चाएं चालू हो गई। 4-6 हम लोग ब्रह्मचारी बैठे थे। क्लास के बाद आचर्षी की भैयावती करते हुए चर्चा हुई। तो चर्चा हो गई भोजन में कि महाराज आज के समय में श्रावक बड़ा, फिर बाद में कहेगा, पहले नहीं कहेगा सब कुछ, अरे भैया आज तो तुम्हारे लिए, ये तो हमने परसों ही नहीं, है ना। जब भोजन हो जाएंगे जब ऐसा कहेगा। तो फिर एक और बात आई, फिर ऐसे कहते हैं महाराज ये, तो हमने भी आचर्षी से कहते आचर्षी अब बुंदेलखंड में क्या है कि सबसे ज़्यादा, जैसे यहाँ तुम लोग बागड़ में भी वही है, इतने भी पापड़ खाने वाले बहुत हैं, है ना। तो बुंदेलखंड में भी भोजन में अगर चावल के साथ पापड़ नहीं खाया तो मतलब क्या है। तो आचर्षी से ऐसे बैठे, तो हमने आचर्षी से कह दी कि आचर्षी हम कहीं पापड़ खाएं या ना खाएं, पर चावल के बिना, बिना पापड़ के चावल तो हमसे खाया ही नहीं जाता। अच्छा, बिना चावल के पापड़, अगर कोई तुम्हें पापड़ नहीं तो तुम चावल खाओगे नहीं क्या? नहीं, चावल तो खाते हैं लेकिन मिल जाए तो और अच्छा। अगर कोई परसता है तो हम उस समय खाएं या ना खाएं, लेकिन रख लेता हूँ, जब चावल खाता हूँ तब पापड़ खाता हूँ। अच्छा, बिना चावल के, पापड़ के बिना चावल खाया नहीं जाता। आचर्षी ने कहा कि अभी तो तुम ब्रह्मचारी हो, मान लो तुम दीक्षा हो जाएगी तो तुम्हारे लिए हर बार यही सोचो कि चावल के समय नमकीन, सेव, पापड़ ये चाहिए, जरूरी है, तो क्या करना है। बोले आचार्य बड़े सोच करके चिंतन में, और फिर कहते हैं अच्छा ऐसा है, तो फिर एक काम करो, आज एक नियम ले लो। आचार्य अरे तो आप दे रहे हो तो आप तो जो कहो मैं स्वीकार है, गुरु जी कहें और अपन मना करें नहीं, आप कहते हो। तो बोले कि तुम्हारा बिना पापड़ के बिना चावल नहीं खाया जाता ना। हाँ नहीं जी महाराज जी, आचार्य जी ऐसा नहीं, खाते तो हैं लेकिन नहीं, मान लो कोई सामने वाला नहीं देता तो जब तक खाना ही पड़ता है। और वहाँ नहीं होगा, कोई जरूरी है कि हर जगह हो ऐसा, लेकिन अगर मिलता है तो प्राय कर हमें ऐसा करते, वो तो हमने आपको बताया है। तो फिर ठीक है, एक काम करो, आज से एक नियम ले लो कि आज के बाद अब चावल के साथ पापड़ नहीं खाना। क्या करना? आज भी नियम चलता है हमारा, नमकीन है जे है ना जो, तो वो नियम, तो ये है गुरुओं की दृष्टि, कभी पराधीनता नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, विकल्प होता है। मान लो अपन ले रहे हो, सामने वाला रखे हुए है और नहीं देता तो क्या होता है, देखो कैसे बुद्धू है, गुस्सा आती है, दे नहीं रहा है, ऐसा कर रहा है। जिसमें विकल्प हो, मन में संकलेशता हो, ऐसा काम करना ही नहीं। इसी संदर्भ में जब चर्चा चली, बोले कि जब मैं मूक माटी लिखता था उस समय जब चिंतन चलता था, इतना चिंतन चलता था, रात में सोता था तो कई बार, तो एक बार की मुझे मालूम है, बोले कि नैनागढ़ में मैं था और आहार करके वापस जा रहा था, है ना, आहार करके मैं वापस जा रहा था और कुछ वहाँ मुझे ऐसा दृश्य दिख गया। उस समय मुझे मुखमाटी का चिंतन चालू हो गया, चलते 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 चिंतन करते करते वहाँ मैं चला जा रहा हूँ, यहाँ कविता बनती जा रही दिमाग में।
बात सही है। जब कोई भी काम करते दिन रात सोते सोते, कई बार तो ये हुआ कि जो कविताएं जागृत अवस्था में नहीं बन पाई, सो रहे हैं सपने में भी कई बार कुछ कविताएं बन जाती थी। लेकिन आचार्य जी ने एक विशेषता रही आचार्य जी की मुखमाटी की, आज तक उन्होंने रात्रि में कभी कलम उठा करके कविता को लिखा नहीं है। सोचा तो बहुत है, चिंतन तो बहुत, रात भर में बहुत सोचता था। सुबह जंगल से आया और जंगल से आने के बाद फिर उसको जो सोचा हुआ है, तो बोले कि जितना सोचता था उससे जब लिखने बैठता था तो मात्र जब लिखने जाओ तो सोच, अरे कितना सोचा, क्या क्या सोचा, पर लिखने जाएं तो उसका 1% ही लिख पाता था। लेकिन मैंने कभी मुखमाटी को रात्रि में पेन कलम लेकर के बैठ करके लिखा नहीं है। जैसे कि कई बार होता था कि अपन जैसे याद आए तो अच्छे अंधेरी में बैठे बैठे पेन कागज में धीरे से संकेत से, कभी कभार हम लोग ऐसा कर देते थे। आचार्य जी, जो हमने कहा हम लोग तो ऐसा कर लेते हैं, अपनी अगर ज़रूरत होती कोई ऐसा करते हैं, कोई विचार आते हैं तो अपने पास रखा रहता है, तो उसी पे अपन एक कागज़ में लिख दिया, भला ही अंधेरे ही में लिखा हो लेकिन थोड़ा बहुत तो भूल ना जाऊँ। लेकिन ये बात सत्य है कि एक बार अगर लिख दिया तो पुनः वो उसको दिमाग से क्या हो जाता है, निकल जाता है, बार बार लिखने की करके। तो मुखमाटी हैं, ये कविताएं हैं। शुरुआत में जब तोता क्या रोता ये है, तो ये है। कब लिखना चालू किया आचार्य जी ने, तो बोले कि जब मुझे साहित्य के प्रति रुचि हुई तो लोगों ने मुझसे कहा कि महाराज साहित्य को और हिंदी में प्रवेश पाना हो तो आपको लिखना प्रारंभ करना पड़ेगा। तो मैंने भी चिंतन करना चालू किया। देखिए हिंदी कैसे सीखी है गुरुजी ने, जिनको हिंदी बोलना नहीं आता था, उन्होंने इतनी मेहनत करते हुए बड़े बड़े साहित्य की पुस्तकें पढ़ी, साहित्यकारों को पढ़ा और पढ़ करके चिंतन किया, और चिंतन करके अपने चिंतन को अपने आत्म तत्व से जोड़ दिया, लोगों के स्वरूप से जोड़ दिया। उसके बाद ये कविताएं लिखी हैं। ये लिखने के बाद फिर बाद में उन्होंने सोचा कि अब कविता बहुत हो गई, अब काव्य लिखना चाहिए, और मुखमाटी महाकाव्य उन्होंने सन 84 में प्रारंभ किया था। कहाँ पर? मड़िया जी में, ग्रीष्मकाल की वाचना या चतुर्मास के दौरान। और पूरा लिखते लिखते सन 87 में मुखमाटी पूरी हुई। 3 साल, कितने साल में? 84, 85, 86 या 87। वहाँ पर पंचकल्याण आचार्य जी ने उसमें उल्लेख किया है, सन 87 में मुखमाटी का लेखन पूरा हुआ। नैनागिर जी में, नैनागिर जी में क्षेत्र पर, वहाँ पंचकल्याणक 87 में हुआ था। पहली बार आरिकाएँ दीक्षा हुई और शुल्लक दीक्षा एक साथ हुई थी वहाँ पर पंचकल्याणक के दौरान। तो उस समय ये मुखमाटी लिख करके, तो इतना है, दिमाग को जब संयत बना करके सोचो तो अच्छाई की दिशा में, वह कैसा हो सकता है, वरदान सिद्ध हो सकता है। वही दिमाग है, वही सब कुछ है, लेकिन उसको वरदान बनाया है। और वही दिमाग अगर थोड़ी सी असंयत होकर के, बेलगाम होकर के सोचता है तो ये जीवन, अमृतमय जीवन, जहर बनने में देरी नहीं लगता। कि गुरुओं के वरद हस्त की कृपा क्या होती है, उसको हमने एक ज्ञान प्रभाकर की अपनी एक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने कहा कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का वो साधना के एक बहुत अपने आप में बहुत अद्भुत थे। उसका गांव का याद नहीं आ रहा है, वो हमने अपनी पुस्तक में उसको फिर वो वाली वो मैटर भी मिला कि जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के साथ दीक्षा हो जाने के बाद आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास थे। राजस्थान के अजमेर के आसपास के कोई गांव की घटना है। ये अपने वार्षिक विमान होते हैं वहाँ पर भी, जैसे अपना जो हुआ था ना अभी वार्षिक विमान उत्सव, और आसपास के बहुत सारे लोग भी आते हैं। सबका जीवनार भी होता है, भोजन पंगत जिसे अपन कहें। अब हुआ ये कि सानिध्य पहले ऐसा कुछ था नहीं, सामान्य से उनका था, महाराज जी का सानिध्य मिल गया। अब महाराज जी का सानिध्य मिल गया तो हुआ ये कि उनने सोचा था कि 1500 लोग आएंगे काय में, विमान जी में। उनने अपनी भोजन आदि की व्यवस्था कितनी की? 1500 आदमी के हिसाब से की थी। पर यह हुआ कि उस दिन कम से कम 2 से 3 हजार लोग आ गए। अब क्या करें बताओ,
अचानक कहाँ से व्यवस्था बनाए। आचार्य सिंह ने भी सुनाया था ये ज्ञान सागर जी महाराज के समय। अब वो श्रावक लोग घबरा गए, महाराज क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तो समाज की क्या होने वाली है, हमारी बेइज्जती होने वाली है। क्यों? इतने सारे लोग आ गए हैं, हमारी व्यवस्था तो 500-700-1000 लोगों की थी। ज्ञान सागर जी महाराज के पास भी सब पहुंच गए, महाराज जी अब तो आप आशीर्वाद दे दो, कुछ कछु हो जाए, जो कुछ भी है। क्या हो गया? बोले कि ऐसी ऐसी बात है, हमने विमान जी में सोचा था कि 1500 से 1000 व्यक्ति होगा, और इतने हमने भोजन की व्यवस्था इतने ही लोगों की है। यहाँ तो देख रहे हैं 2-3 हजार लोग आ गए हैं, अब क्या होगा? और सब के सब शाम के बाद भोजन शाम का तो हो गया। ज्ञान सागर जी महाराज कहते अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कहाँ भोजनशाला कहाँ पर है तुम्हारी? पहले यहाँ से थोड़ी कि आज तो खोल दिया तुम्हारा भंडारा, सब जो चाहे जैसे चाहे वो उठाओ। सही बात तो वही थी, पहले पंगत तो वही होती थी। अब आज हमने थोड़ी सी भोजन व्यवस्थाओं को थोड़ी सी अपनी सुविधा भोजगी ज़्यादा बन गए हैं। पहले प्रीति भोज होते थे, है ना, आराम से बैठा करके लोगों को अच्छे से परोसदारी किया करते थे और परोसदारी करके उनको भोजन कराते थे। आज तो क्या हो गया, हर कोई व्यक्ति अपने हाथ से ये उठा रहा है, इधर ये ले रहे हैं, उधर वो कर रहा है। ये भोजन व्यवस्था ठीक नहीं है। ये हमारी की आदतें हम धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं इस प्रकार की। हमने इससे क्या होता है, सामाजिक और एक भोजन पान की मर्यादाओं का भंग होता है और अच्छा भी नहीं लगता। सुबह भोजन होता नहीं था और शाम को भोजन छूटता नहीं था। सुबह भोजन होता नहीं था और शाम का भोजन, और आचार्य जी बार बार कहते एक बार भोजन करो, एक बार भोजन करने की आदत डालो। यहां तक कि कई बार डांट भी पड़ा। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा। तो अपन ने सोच लिया कि अब कैसे होगा। अब तो अपन लगता है कभी मुनि बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, कमजोरी है अपनी ऐसा। अब आचार्य जी जब भी होते थे यही सोचते, बार बार क्लास चलती या कोई भी होता तो एक इनडायरेक्ट रूप में कटाक्ष या कुछ भी होता है, देखो ऐसे होगा। एक दिन मुक्तागिरी में तो एक दिन ऐसा पता चल गया। अब देखो हमने आचार्य जी ने कहा कि ठीक है अब मैं शाम को करके पानी भर लेऊंगा, लेकिन हुआ ये कि सुबह भोजन हुए, गर्मी का समय था, 1-2 रोटी खाए और बस आ जाए। शाम को क्या हो जाए, भूख लगती थी। तो अब कुछ समय तो ऐसा कर लिया। आचार्य जी ने कहा तो ठीक है, महीना 15 दिन अपन ने चलाया, नियम लिया या कुछ किया। आचार्य जी को नहीं बताया, लेकिन ठीक आचार्य जी हम करेंगे, साधना किया। फिर बाद में पता चला कि अपन फिर शाम को भोजन करने लगे। तो अब आचार्य जी को पता चल गया एक दिन, कैसे, एक श्रावक था, उसके यहाँ हुए आचार्य जी के आहार, है ना। तो वो क्या गया आचार्य जी के, शाम को भी सहज जैसे तब लोग सब आ जाते, जब इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, 90 की बात है। और वो गया, आज तो मेरी गुरु भक्ति छूट गई। शाम को वो 4 महीने वहीं रहता था, रिटायर्ड जेलर था वो, वहाँ से जेल से रिटायर्ड होकर के आया था। बिल्कुल पति पत्नी 4 महीने वहीं रहते थे। और वो वहाँ आए, वो आया, आज तो गुरु कृपा हुई, बोले कि आचार्य जी के सामने गया शाम को, आज तो आचार्य भक्ति में नहीं आ पाया, गुरु जी की भक्ति आरती छूट गई, भैया व्यक्ति कर लो। तो आचार्य जी कहते क्यों क्यों छूट गई? बोले कि आज तो आपके चरण पड़े थे हमारे घर पर। तो चरण पड़े थे तो क्या हो गया, आज शाम को सभी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों का आहार हमारे घर पे हुआ शाम को। तो आचार्य जी ने, ब्रह्मचारियां तो ठीक है, ब्रह्मचारी कौन गया था? पकड़े जाते थे, कोई ऐसे पकड़े जाते, कौन गया था? बोले कि सब गए थे, मनोज भी गया था, अभय भी आया था, और ये सब नाम बता दिए उन्होंने। अच्छा
शाम को इतना भोजन किया है? बोले कि हाँ। नहीं बस किया तो कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 रोटी खाए हो, बस रोटी खाए और कुछ नहीं खाया महाराज। वो समझे कि कछु अच्छा ऐसी बात है, उनको पता चल गया। अब दूसरे दिन सुबह सुबह से आचार्य जी कहते हैं डांट लगा करके, ये बताओ तो लोग यहाँ किस लिए आए हो? सिर्फ खाने पीने के लिए आए हो कि साधना करने के लिए आए? उस दिन कोई भी कोई कार्य करे, चलो पढ़ो, कोई काम नहीं है। अब बड़ी समस्या, आज भैया व्यक्ति भी नहीं कराएंगे, ये नहीं करना है, कमंडल हाथ में लिया, चल रखो। डांट भी कभी कभार ऐसी होती है, हाथ धुलाने के लिए कमंडल हाथ में लिया, नीचे रखो। यानी आज क्या हो गया? तो लोगों का कुछ नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं हो, क्या हो गया? बोले कि तुमसे कितनी बार कहा कि एक बार भोजन करना है। आचार्य जी अब वो चुपचाप रह जाओ, आपको पैसे नहीं। लेकिन आपको किसने बताया कि दूसरी बार भोजन करते हैं? बोले कि क्या ये चीज छुप सकती है? समाज में रहते हो, समाज में कोई भी चीज छुपने वाली नहीं है। और उन्होंने पूरी बात बताई। फिर मैंने कहा अच्छा ये बात है। टोपरी जी को बुलाया, मैंने कहा क्या हुआ टोपरी? बोले कि भैया जी मेरे तो क्या, गुरु जी की बात भैया व्यक्ति करो, सहज बात हुई, बता दिया।